नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में लगभग चुनाव का मौसम आ चुका है। बिहार में चुनाव होने हैं। एसआईआर को लेकर आप संसद से सड़क तक एक हंगामा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में अलग अलग आप दलीलें देख रहे हैं और हो सकता है जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में दी जाएं वो उस सड़क पर आकर कुछ और हो जाएं। ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प राज्य है जिस पर पहले नॉर्दर्न इंडिया के लोगों की बहुत कम निगाहें टिकती थी। उनको लगता था कि वो सिर्फ फिल्मी स्टारों का एक क्षेत्र है जहां वो या तो सिर्फ करुणानिधि या फिर एमजी रामचंद्रन और बाद में जे जयललिता, इन सब के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को सिमटते देखते थे। हालांकि स्टालिन ने करुणानिधि की विरासत को जब संभाला तो उन्होंने अपने जो एक हिंदी विरोध है उसको और ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की और हिंदी विरोध करते करते वो हिंदी देवी देवताओं के विरोध तक पहुंच गए। अब वहां भी बीजेपी ने पिछले चुनाव में एक उम्मीद तो जगाई, लेकिन उसको वो जहां मंजिल तक ले जाने की बात थी वहां तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसकी नज़र में अगर बीजेपी जिन दो दक्षिण राज्यों को अपनी शाखा जहां अपनी ताकत स्थापित करना चाहती है, यानी विधानसभा में आना चाहती है वो जीत के साथ, वो दो राज्य हैं केरल और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो भाषाई विरोध के साथ जो मैक्सिमम वोट स्टालिन ले सकते थे वो मुझे लगता है कि अब वहां तक पहुंच चुका। तो अब फिर बात आई इतिहास पर। आपने देखा करडी का जिस तरह से शुरू हुआ, उसको लेकर एक विवाद इस समय चल रहा है। लेकिन उससे बड़ी चीज अचानक आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी वापस तमिलनाडु में हैं। वो योजनाओं का अनावरण कर रहे हैं, उनके साथ योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और तमिल लोगों के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर किसी एक नेता पर जाकर डिपेंड होती है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। हो सकता है कि उनके लोगों की समर्थन में चाहे कमी आए चाहे वो बढ़े, लेकिन वो बीजेपी का मेन अट्रैक्शन फिगर वही रहते हैं। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई को पूरी ताकत के साथ उभारने के बाद एआईडीएमके के साथ सत्ता में जाने के लिए बीजेपी ने अन्नामलाई को जरूर थोड़ा दरकिनार किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वापस वहां तमिलनाडु में एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो गेम ऑफ थॉर्न है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इस बार लड़ाई इतिहास के नायकों पर टिकी हुई है। डीएमके भी ये जानता है कि भाषाई जो विरोध था उससे अब ज्यादा दूध नहीं निकल सकता है। वो जो उसके चुनाव की गाय है वो इससे ज्यादा दूध देने में असफल है। तो लिहाजा उसने भी एक नई लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व के विरोध तक पहुंची ये लड़ाई। इतिहास के नायकों को नॉर्दर्न इंडिया या हिंदुस्तान से अलग करने की एक लड़ाई दिखती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहीं उसी जगह पर उस विरासत को बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़कर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये देखे कि वहां बीजेपी इस चुनाव में कैसे बेहतर करती है। तो हम लोग पहले खबर पर जाते हैं, फिर मैं इसका विस्तृत विश्लेषण करूंगा। और चूंकि जैसा आपने सुझाव दिया था कि एक खबर पर ही, मैं बहुत बड़ा नहीं लेकिन जितना भी उसके एक तार्किक परिणति होती उतना हम लोग करते हैं। तो सिंहासन की लड़ाई में डीएमके और कांग्रेस, वो माफ कीजिएगा बीजेपी, इस वक्त चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम पर दावा कर रही है। यानी जो लड़ाई है वो इतिहास के एक महान नायक चोल सम्राट, जो चोल एम्पायर था, जिनको लॉर्ड ऑफ द अर्थ एंड सी कहा गया, वो चोल एम्पायर जिसको अगर हम लोग हिंद चीन की परिकल्पना करते हैं, आज हम कंबोडिया थाईलैंड को जिन मंदिरों पर लड़ते हुए देखते हैं, उन मंदिरों की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं वो चोल सम्राट आते हैं। उसी में से राजेंद्र प्रथम को लेकर आखिरकार क्यों ये शुरू हुआ, इस पर बात करते हैं। एक सम्राट जो लगभग 1000 साल पहले था, जिसने उस समय शासन किया, लेकिन दो राजनीतिक पार्टियां उसको लेकर आमने सामने हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजेंद्र चोल प्रथम की समुद्री विरासत को सम्मानित करने के लिए अलग अलग स्टाइल से और एक समय में कोशिश कर रहे हैं। जहां इसको स्टालिन अपने राज्य में राज्य स्तरीय उत्सव सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में घोषित कर रहे हैं, वहीं जो है उन्होंने चोल जो साम्राज्य की पुरानी राजधानी है गंगाईकोंड चोलपुरम, उसको दौरा करने की योजना बनाई है। अब जो आधुनिक अरियालूर जिले में ये स्थापित है इस वक्त है, और ये 27 जुलाई को वहां एक संग्रहालय की नींव रखना चाहते हैं।
तो जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो भी 4 दिवसीय उत्सव आयोजित कर रहा है। राजेंद्र चोल के दक्षिण पूर्व एशिया तक के समुद्री अभियान का जो स्मृति है उसमें गंगाईकोंड-चोलपुरम को एक केंद्रीय स्थान है। लेकिन ये स्मारक जो है इस वक्त जो वर्तमान राजनीतिक संदर्भ को ऐतिहासिक स्मृति में गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां इस विरासत को एक तरफ सिर्फ द्रविड़ विचारधारा कहा जा रहा है, तो मोदी उसको अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के वैचारिक संघर्ष के खांचे में ला रहे हैं। अगर हम लोग राजेंद्र चोल प्रथम की बात करें तो वो दक्षिण पूर्व एशिया के भूभाग जैसे सुवर्ण द्वीप जिसको कहा जाता था, लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था, जिसमें जावा, सुमात्रा, उन्होंने विजय अभियान चलाए थे। और स्टालिन अब उनको एक ऐसा सम्राट बताना चाहते हैं जो तिरुवरूर से जुड़े हुए, क्योंकि उनका खुद का जन्म जो है तिरुवरूर हुआ, तो उनके साथ वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जबकि प्रधानमंत्री मोदी उनको इसके साथ उनके एक बड़े अभियान के साथ आज उन्होंने अलग अलग अगर आज देश के तमाम अखबार उठाकर देखेंगे तो उसमें राजेंद्र प्रथम का आपको वो दिखाई देगा, राजेंद्र चोल के बारे में बाकायदा उसका इतिहास दिखाते हुए, और तमाम उसको दोनों नेता उस तरह से करते रहे। तो राजेंद्र चोल को जो सबसे पहले कहा जाता पोनवेनेरी कहा जाता है उनको, यानी चोलांगम टैंक जिनको बनाया था, उसको स्मारक के दिन के तौर पर दर्ज किया जाता है। यानी जो आज हम लोग ये आपको इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। और जो इतिहासकार हैं के नीलकांत शास्त्री ने बताया, ये गंगा जल यात्रा दर है, यानी यहाँ माँ गंगा का लाया गया पवित्र जल भरा गया था। और ये इसको जो है उन्होंने गंगाईकोंड-चोलपुरम इसलिए कहा गया। और जो अगर तिरुचिरापल्ली गजेटियर देखा जाता जो 1885 का है, उसमें ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि इस टैंक से लगभग 1564 एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। यानी जिस टैंक की स्मृति पर आज दोनों पार्टियां अलग अलग प्रोग्राम कर रही हैं, मैं उसी पर आज बात कर रहा हूं। तो इसमें जल प्रबंधन के लिए अलग अलग ये डैम बनाया गया था। उसमें ये इसी को जल हृदय कहा जाता था, यानी उनके जो जल एक निकास प्रणाली है उसका हृदय यानी हार्ट कहा जाता था, चूंकि उसकी पंपिंग से यानी उससे निकली हुई नहरों ने पूरे गंगाईकोंड-चोलपुरम और आसपास के इलाकों को समृद्धि दी थी। अब चूंकि आपने देखा होगा लंबे समय से बीजेपी इसको बार बार तमिलनाडु की महान विरासत को, चाहे आप देखे होंगे शी जिनपिंग को लेकर वहां गए, इसके अलावा अलग अलग जगह पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी इसको वो पूरे देश के साथ जोड़कर एक बड़ा इवेंट्स बनाना चाहते हैं, एक पूरा उसी के सहारे वो अब मैं आपको दिखा सकता हूं, ये सेलिब्रेटिंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोल प्रथम, the commemorations of the 1000th year of his maritime expeditions in South Asia and commemorations of ये देखिए, ये एक सब जगह आपको दिखाई देगा। ये अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, हाँ ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद होंगे। ये इसमें इसकी 27 जुलाई को 12 बजे वो लोग गंगाईकोंड-चोलपुरम में जो अरियारूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसमें करेंगे। स्टूडेंट का एक उसमें तमिल वर्ज होगा, भगवान शिव की प्रार्थना के साथ स्पेशल रिसाइटेशन होगा और डुआर्स के साथ, फिर ये एक मतलब कल्चरल पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। और इसमें वहाँ स्टालिन नहीं दिख रहे हैं, वहाँ आर.एन. रवि हैं, वहाँ डी.एल. मुरुगन हैं, लेकिन वहाँ जो मुख्यमंत्री है, चूंकि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अक्सर प्रधानमंतरी के आयोजनों से अनुपस्थित रहते हैं। तो ये जो लंबे समय की लड़ाई है वो अब उसमें चूंकि जब बीजेपी ने खासतौर से अन्नामलाई ने जब अपने अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने उस इतिहास को पूरे देश के इतिहास के साथ सबमर्ज बताया। उन्होंने कहा कि ये देश का इतिहास है और इसमें कोई अलग से नहीं है, मतलब कोई अगर ये सोचता हो कि वो बिल्कुल विशुद्ध तौर पर अलग है, उस वक्त की लड़ाइयाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन वो राष्ट्र के तौर पर एक अवधारणा है और ये एक सनातन परंपरा का वो है। तो पूरी तरह से कोशिश की स्टालिन और उनकी पार्टी ने कि इसको ये कहा जा सके कि नहीं, ये इसका सनातन से कोई रिश्ता नहीं, ये एक अलग है। और इसके लिए बहुत सारे लोग उनके पास थे, जैसे अनिरुद्ध कनिसेट्टी है, उन लोगों की किताबें हैं। ये अभी 2025 की किताब है, चूंकि उससे पहले वो एक और किताब लिखते, द हिस्ट्री ऑफ चोल एम्पायर, लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, ये अनिरुद्ध कनिसेट्टी की बुक है। और दूसरा उसका एक और किताब उसने पिछले साल लिखी थी,
वो भी इसी से रिलेटेड, यानी इन्हीं के इतिहास से रिलेटेड है, मैं उस पर भी बात करता, लेकिन फिलहाल तो हम इसी पर। ये दरअसल सब उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का ये अभियान शुरू हो गया, तो स्टालिन ने इसका काउंटर करने की कोशिश की और उन्होंने 80 करोड़ की योजना घोषित की, जिसमें कि इस टैंक को पुनर्जीवित किया जाएगा, 38 किलोमीटर नहरों की सफाई की जाएगी, स्लाउस की मरम्मत होगी, 7 गांव के लिए सिंचाई शामिल है, 72 करोड़ की एक और योजना पर्यटन के लिए है, जिसमें थीम पार्क होगा, बच्चों के खेल होंगे, और 22 करोड़ का मंदिर का परिसर भी बनाया जाएगा। आप समझ रहे वो मंदिर का परिसर, क्योंकि जहां हिंदुत्व को एक मलेरिया, डेंगू, इस तरह की चीज़ों से जोड़ा गया, हिंदुत्व को बीमारी बताया गया, वहाँ उस जगह पर सरकार मंदिर के लिए 22 करोड़ का अनुदान दे रही है मंदिर परिसर का। ये एक राजनीतिक हिस्सा है जिसने स्टालिन ने आदियानाचल्लूर और तिरुवरूर को शास्त्रीय स्थल घोषित 2021 में किया था। उस समय से वो कह रहे हैं कि हम दुनिया के सामने राजेंद्र चोल की महानता को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। अब उस तरफ अगर बीजेपी को देखें, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे जैसे ही अन्नामलाई ने उस पूरी सांस्कृतिक विरासत को बाकी हिंदुस्तान के साथ जो जोड़ने की कोशिश की, तो जो एक अलगाव के दम पर वोट हासिल करने की द्रुमुख की एक लंबे समय से जो नीति है, और दक्षिण की उस राजनीति, द्रविड़ राजनीति जिसको वो कहते हैं, वो अगर 37 से लेकर अब तक की राजनीति में देखो तो ये बड़ा साहसिक प्रयास था, और उसके साथ युवाओं ने जिस तरह जुड़े, उसने स्टालिन को शायद चकित कर दिया था, और वही कारण है कि वो अब उस जीत को हासिल करने के लिए अपना रिश्ता वहां जोड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जो है इसी की डिजिटल योजना को, इसको विश्व स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं। जब आज वो राजेंद्र चोल के गंगा अभियान की 1000वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का, मतलब एक सिक्का जारी करेंगे और एक डाक टिकट जारी करेंगे, तो प्रदर्शनी भी होगी जिसमें इस चोलकालीन सबको ये, चूंकि राजेंद्र चोल का वर्णन इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि उसने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया था। यानी वो जो मार्ग थे वहाँ एक बड़े बड़े हिंदू मंदिर बनाए गए थे, ताकि, और ये जो गोपुरम साहब देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, ये उस वक्त बहुत ही अद्भुत तरीके से विकसित हुए थे। बीजेपी उनको एक ऐसे शासक के तौर में वो करती है प्रदर्शित, जो इतिहास में हिंदुस्तान की परंपरा को या सनातन परंपरा को समुद्रों के पार लेके गया, जो यहाँ से हिंद चीन को जो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ, उसमें राजेंद्र चोल का पहला नंबर दिया जाता है। और वो जो इस्लाम से आने से पहले जो हिंदुस्तान का वैभव है, उसके सबसे बड़े चेहरे का वो है ये अभियान पूरी उसने। लेकिन जो कनिसेटी है, मैंने आपको बताया लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी, जो नई किताब आई है, दरअसल ये एक नैरेटिव गढ़ने के लिए जो इतिहासकारों का, वामपंथ से जुड़े हुए लोगों का, या एक अपने आप को न्यूट्रल दिखाते हुए उसमें वो लाइनें जोड़ देने का प्रयास है। उसमें कहा कि ये अभियान पूरी तरह धार्मिक नहीं, ये अभियान धर्मनिरपेक्ष और व्यापारिक मार्ग के नियंत्रण के लिए था। कोई उनसे ये समझ सकता है, हालांकि वो अच्छे इतिहासकार हैं, युवा है और नई किताबें लिख रहे हैं, लेकिन उनको शायद अपने एक एजेंडे के साथ लिखने का बहुत शौक उनको हो सकता है। उनकी किताब की मैं तारीफ करता हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन वो ये जो धर्मनिरपेक्ष और ये तमाम चीज़ें जो लाते हैं, ये एक लाइन जोड़ी जाती है। इस पर आज हम लोग एक दूसरा वीडियो भी, अगर आपको देखना होगा आप देख सकते हैं, मैं रामचंद्र गुहा के उस पर बनाऊंगा, जिसने अभी उन जो 1931 की जो श्रीनगर की घटना है, उसको उसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष माना है, तो उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से ये शब्द बदलते हैं। उनका कहना था ये अय्यावोल जो उनकी व्यापारिक गिल्ड होती थी, जैसे माणिग्रामम, यानी व्यापारियों की जो संघ थे, ये उनके नियंत्रण के लिए था, और इन प्रयासों को उन्होंने आगे बढ़ाया। भला कोई भी व्यापारिक दुनिया में बिना राजा की सहायता, बिना राजा की ताकत और बिना समुद्री शक्ति के, किसी उस समय जब हर जगह समुद्री लुटेरों का और उन सब का जोर होता था, या वहाँ कोई इस तरह का कोई लीगल कोई एंटिटी नहीं थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई इसको सुलझाए, उस वक्त धर्मनिरपेक्षता के बयान के साथ। तो ये दरअसल एक आइडिया है उसको, ये वो कहना चाहते हैं कि इस पर वो नहीं थी, लेकिन हम लोग अब इसको देखते हैं कि आखिर ये अनोखी बिसात बिछी क्यों, इतिहास को, चोल वंश के गौरव को, ये दोनों अपने अपने एजेंडे को क्यों जोड़ना चाहती हैं।
मैं बता चुका हूं कि ये 2026 या 2029 के चुनाव के लिए एक सांस्कृतिक सामाजिक स्टेज सेट किया जा रहा है। हमेशा से डीएमके जो है द्रविड़ पहचान हिंदी विरोध पर सत्ता का खेल खेलती रही। अब उसके लिए अगर वो राजेंद्र चोल को एक खड़ा करती है, सम्राट का महिमा मंडन और तमिल सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करती है, तो सीधे सीधे वो उसकी संवैधानिक क्षेत्रीयता और तमिल गौरव की राजनीति के अनुकूल बैठता है। डीएमके ने, मैंने बताया कि किस तरह से उसने इतने सारे पैसों का इस्तेमाल किया, कनेक्शंस जोड़े, और अब अगर ये देखें तो जो ये वोट बैंक है, क्योंकि अब मैं धीरे से आपको उस राजनीति पर लेके जाता हूं जो राजनीति इस पे चल रही है। क्योंकि जो वल्लालार जाति है, जिसको ये कहा जाता है कि वो कृषक जाति है, प्रभावी जाति है, वो चोल राजाओं से अपना रिश्ता जोड़ती है। चोल राजाओं ने अपने आप को सूर्यवंशी राजा कहा है। दरअसल ये बात उनको बहुत चुभती है, कनिसेटी टाइप इतिहासकारों को। उनको लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। वो इनको अपने आप से सृजित करते हैं। मैंने लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी के साथ जो है, इससे पहली किताब लॉर्ड ऑफ डेक्कन्स है, उसमें इस सब को वो वर्णित करते हैं कि कैसे जो है ये सब इनका कोई रिश्ता इधर से नहीं था। लेकिन वो राजा खुद कहते हैं, यानी जो गंगाईकोंड चोलपुरम क्यों बनाया गया, वो गंगा के साथ रिश्ता, यानी खुद लिख रहे हैं कि उसमें गंगा का जल लाके भरा गया। यानी एक जो इस देश की जो सांस्कृतिक और सनातन प्रकृति है उसके साथ पूरी तरह वो एकाकार दिखाई देती है। क्योंकि गंगा को कौन पवित्र मानता है? क्यों इस क्षेत्रीयता की अगर बात की जाए तो गंगा को पवित्र मानने का कंसेप्ट कहां से आता है? खैर ये बहुत सारे सवाल हैं, इतिहासकारों की लड़ाई के लिए उसको छोड़ देते हैं। हम सिर्फ उसमें सहजता के साथ देखते हैं। बीजेपी का जो बीजेपी ने अपनी उस राजनीति को यहां किया है, उसका ऐतिहासिक संदर्भों में वो हमेशा से आप देखते होंगे बीजेपी अपने आप को इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ती है। वो राजेंद्र चोल को इसलिए अपनाती है क्योंकि तमिल प्रतीकों को अपनाने से और बाकी भारत के साथ उनके रिश्तों के साथ जो डीएमके की क्षेत्रीयता की राजनीति, उसको काटने में मदद मिलती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो इसी वैचारिक प्रसार मूर्ति में। अब वो चूंकि सिक्का जारी कर रहे हैं, डाक टिकट जारी कर रहे हैं, और इसके साथ आपने देखा होगा चोल राजाओं को उन्होंने इतिहास की किताबों में प्रमुखता के साथ जगह दी। क्योंकि आप ये जान लीजिए, मैं इस पर थोड़ा सा आपको दूंगा वीडियो, अगर 16-17 मिनट का है, अभी 20-22 मिनट का अगर होगा तो आपको थोड़ा सा इस पर करना होगा। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को इंटरेस्ट होगा इस पर, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये बताया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में एक राजनीतिक मुद्दों में आपको उछलता दिखेगा। जैसे हमने धर्मस्थल वाला किया था, तो आप अब वो तमाम जो क्राइम के या तमाम लोग हैं उनको करते हुए देख रहे हैं। उस सबको हम लोग उस पर 15 दिन पहले अपने दर्शकों से बात कर चुके। तो राजेंद्र चोल के जो समुद्री अभियानों को भारत का प्राचीन सामरिक वैभव बताया बीजेपी ने, जिससे कि भारतीय सभ्यता की व्यापकता के साथ जो तमिल यूथ को, जिसको लंबे समय से हिंदी और नॉर्थ इंडियन घृणा के सहारे पालने की कोशिश की डीएमके ने, और उस राजनीति पर कामयाबी भी हासिल की। लाल किले जैसी घोषणाओं के तर्ज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से चोल विरासत की ब्रांडिंग कर रही है बीजेपी, ताकि वो जो है हिंदू नायक के तौर पर सम्राट हो, और भारत का जो कोर नैरेटिव है, मतलब जो बीजेपी का कोर नैरेटिव है, वो हिंदू गौरव या सनातन गौरव वो वहां भी देखे। तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर वापस आते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल एआईडीएमके का वेलालार जाति पर काफी बड़ा एक ताकतवर वो रोल है, और वो इस विरासत को, चूंकि ये विरासत बिखर रही है, ई पलनीसामी उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको एपीएस का कुछ भी उसको संभालने में बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि हम लोग उसका अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो वो, अगर स्टालिन की पार्टी को 38 था तो उनको 33% था पिछली बार के चुनाव में। लेकिन अब जिस तरह से वो वोट बैंक बिखर रहा है, जयललिता के जाने के बाद जिस तरह नेताओं की आपसी लड़ाई शुरू हुई, और कोई एक इस तरह का नेता जो तमाम गुटों की लड़ाई पर रोक लगा सके, ऐसा नहीं उभरा, तो उनकी पार्टी का जो वोट बेस है उसको दोनों समेटना चाहते हैं। खासतौर से बीजेपी जो उनकी जूनियर पार्टनर बनकर आ रही थी, अब वो चाहती है कि इसको रखे। तब कांग्रेस डीएमके के ब्राह्मण विरोधी जो नैरेटिव और जो नैरेटिव है उसका हिंदी विरोधी, उसको हिंदू विरोधी नैरेटिव को इसके सहारे साध कर वो ये बताना चाहती है कि ये फोल्ड बहुत बड़ा है। और 2019 के चुनाव में जो जिले हैं जहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो वेल्लोर है, मदुरै है, तंजावुर जैसे जिले हैं जहां चोल विरासत को आज भी जातियों से अलग मुक्त करके देखा जाता है। अगर हम 2021 के तमिल जो चुनाव परिणाम है, डीएमके को 159 सीट मिली थी और 38% वोट मिले थे। एआईडीएमके 66 सीटों पर थी और 33.3 सीटों पर थी, जबकि बीजेपी पे उस वक्त सिर्फ 4 सीटें थी, यानी 2.6% वोट था। लेकिन ये वोट परसेंटेज जब 2024 के चुनाव में आया तो बीजेपी को सीट भले ही नहीं मिली, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से उसके वोट बैंक में विस्तार हुआ, लगभग 18% तक वो पहुंच गई अगर उसके वोट पर बात करें तो। ये बड़ी ताकत उनको दो जो और चूंकि जो चोल क्षेत्र उसको कहा जाता है, वहां अगर हम देखें कावेरी डेल्टा और उसके आसपास का वोट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो तंजावुर है, नागपट्टिनम है, अरियालूर है, त्रिची में डीएमके का दबदबा था। लेकिन बीजेपी ने यहाँ हाल के वर्षों में, क्योंकि याद कीजिए आप 2014 के चुनाव में भी त्रिची में एक विशाल रैली में सबसे बड़ी एक रैली हुई थी उस वक्त, जिसमें 1.5 से 2 लाख लोग और प्रधानमंत्री मोदी उसमें बोल रहे थे हिंदी में और उनका ट्रांसलेशन साथ के साथ तमिल में किया जा रहा था और भीड़ नारे लगा रही थी। तो ये वही इलाका है जहां भीड़ में शुरुआत में उसने इन सब अभियानों की शुरुआत की थी। तो अगर हम ये देखते हैं कि डीएमके का नैरेटिव और बीजेपी का नैरेटिव अलग अलग अगर हम देखते हैं तो डीएमके द्रविड़ गौरव के साथ और क्षेत्रीय अस्मिता की बात करती है माफ कीजिएगा, जबकि बीजेपी अखिल भारतीय गौरव और हिंदू पहचान की बात करे। राजेंद्र चोल को वो तमिल नायक में बदलना चाहती है अगर डीएमके, तो वो उसको राष्ट्र हिंदू साम्राज्य के योद्धा के तौर पर बीजेपी दिखाना चाहती है। मंदिर निर्माण, सामरिक समरसता और बीजेपी की नज़र में धर्म और राष्ट्र का गौरव है। दरअसल ये जो है शिक्षा, भाषा, क्षेत्रीय जो प्रोग्राम है, हिंदी विरोधी भाषाएं, उन सब को लक्ष्य करके उसमें स्टालिन एक नया वो जोड़ना चाहते हैं, जबकि बीजेपी उसको एक राष्ट्रीय नायक के तौर पर जोड़कर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लड़ाई लड़ना चाहती है। यानी 21वीं सदी की तमिल राजनीति में एक ऐसा युद्ध क्षेत्र हो गया जहां उनको 1000 साल पुराने राजा के नाम पर एक चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ा, अब उनकी जाति का जो मैंने आपको कहा था कि क्योंकि 1014 से 1044 तक लगभग 30 साल का उनका शासनकाल है। चोल डायनेस्टी का महान शासक थे और तमिल चोल वंश का मतलब तमिल ब्राह्मणीय व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था के बाहर हुआ ये कहा जाता है, लेकिन वो अपने आप को क्षत्रिय राजवंश का मानते थे। मैंने आपको कहा कि सोलर यानी सूर्यवंशी अपने आप को क्षेत्र में कहा जाता था। वेल्लालर समुदाय से जुड़े हुए हैं और ये शब्द चूंकि वेल्लाल शब्द बार बार आया, जो स्थानीय भूस्वामी थे वहाँ 16वीं शताब्दी में जो इंस्क्रिप्शन मिलते रहे उन सब में ये वेल्लालार समुदाय आता रहा। और ये जो है इसीलिए जो आधुनिक इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि वेल्लालार जाति जो भूमिपति है, उच्च कृषक वर्ग माना जाता है, वो है। अगर आप आज के डेट में देखें तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जातियों में से एक है। लैंड ओनिंग जेनेट्री है इसको, और आज ओबीसी में आती है। इसका बड़ा हिस्सा शिक्षित वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग में है। अगर हम इसका झुकाव की बात करें तो ये 1967 से 1980 तक डीएमके आईडीएमके के बीच में थी, लेकिन 90 से 2000 की तरफ 2000 के दौर में ये सीधे तौर पर एआईडीएमके के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि जयललिता के व्यक्तिगत करिश्मे और जो उनका काम था उनके साथ इस जाति ने अपने आप को एक बहुत क्लोजली एसोसिएट किया था। लेकिन 2016 के बाद ये विभाजित होना शुरू होती है और धीरे धीरे बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। ज़्यादा हालांकि वोटिंग परसेंटेज डीएमके एआईडीएमके में है, लेकिन ये बीजेपी ने इसमें इनरोड करना शुरू किया। और 2021 की बात करें तो उस समय ये ज़्यादातर डीएमके की तरफ गई थी। एआईडीएमके के बाद मेजर चंक था, बीजेपी के पास बहुत ही कम मामूली था, लेकिन वो ये दिख रहा था कि ये बढ़ रहा है और वो युवाओं में था। तो बीजेपी इसीलिए अगर आप उसका देखेंगे, बेस देखेंगे, चूंकि बहुत कम लोग साउथ की पॉलिटिक्स को उस तरह से गौर करते हैं और ख़ासतौर से हमारे जितने दर्शक हैं वो भी कम देखते होंगे, लेकिन वो बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि चोल सम्राटों का नाम लेते हैं मोदी और उनके साथ बाकी देश को एसोसिएट करते हैं, ताकि उस डिवीज़न के एजेंडे को काट के मंदिरों, संस्कृति और चोल विरासत के सहारे उस वोट को बढ़ाया जाए। और वहीं इसी राजेंद्र चोल को प्रथम को किस तरह से डीएमके कोशिश करती है, वो इसको तमिल गौरव कर रही है। वो इसको कोशिश करती है कि ये जो है तमिल गौरव है और इसके माध्यम से हम लोग जो तमिल वोट हैं उनको वो नॉर्दर्न
इंडिया की एक पार्टी जो वहाँ इनरोड कर रही है उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। जो तंजावुर है या त्रिची है, इन सब में, नागपट्टनम में आपको धीरे धीरे बीजेपी और डीएमके आपस में लड़ते चले जाते हैं। मध्य और पूर्वी जो तमिलनाडु है वहाँ बड़ा ज़बरदस्त वेल्लालार वोटों का है। आज भी उन सारे इलाकों में तो चोल वंश की स्मृतियाँ गौरव का प्रतीक है, तो इसीलिए इनका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में अब देखना होगा ये जो वोट बैंक जो सीधे तौर पर अभी किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो नैरेटिव सेट अगर दोनों में से जो कर पाएगा, वो 2026 के चुनाव में वो मुझे लगता है कि बड़ा निर्णायक वोट होगा। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी की आज की यात्रा है वो बड़ी दिलचस्प है, उसको गौर करने की बात है। और ये लंबे समय से हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को उसमें ना आए, लेकिन मैं छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि ये जो चार्ट है चोला जो है, चोला ऑफ तंजावुर जो है, ये विजयालय से शुरू होता है यानी 850 से, और ये 1279 तक ये लगातार चलता हुआ राजवंश है। और परांतक प्रथम से, मतलब इसको हम लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रकूटों का दौर था अगर इतिहास की बात करें। ये बड़ा खूबसूरत सा मैप है, लेकिन मैं चूंकि एडिट करके अभी आपको नहीं डाल पाऊंगा तो मुझे वो आता नहीं, और अभी मेरे पास एडिटर नहीं है तो मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जल्दी है। इसमें मैं छोटी सी उसके साथ खत्म कर दूंगा। द ग्लोरियस आइकॉन ऑफ नटराज शिवा, किंग ऑफ डांस, यानी जो भगवान नटराज का है, जिसको आप CERN की दुनिया की सबसे अत्याधुनिक जो लैब है फिजिक्स की, CERN, उसके बाहर अगर आपको कोई प्रतीक दिखता है तो वो भगवान नटराज हैं, जिनको ये डांस को कॉस्मिक डांस कहा जाता है। ये आपको चोला राजा का है, जो चोला क्वीन जो संबियम महादेवी की वजह से उन्होंने बनाया था, उस समय इसको डेवलप किया था। इस वेरी रियल सेंस वाज ए फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। 3000 ब्रॉन्ज इमेजेस नटराजा की जो है अब तक चोला पीरियड में बनी थी। उनसे पहले नटराज गुड वर्शिप इन मैनग्रोव कॉम्ब ऑफ टिलाई, बेटर नोन एज द चिदम्बरम। टुडे थैंक्स टू चोला पैट्रोनोज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल ऑफ इंडिया एंड हिंदुइज्म। ये जो आप जो आरतियाँ जो तमाम चीज़ें सुनते हैं अक्सर सुबह में, वो सब जगह वो सुनते हैं, वो भी सब यहीं से माना जाता है। तो मैं इस पर तो खैर बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है थोड़ा सा ये आउट ऑफ द लाइन हो, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हम पूरे देश पर बात करें और अच्छे से रेफरेंस के साथ बात करें, उन मुद्दों पर बात करें जो वहाँ मायने रखते हैं। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम कुछ और विषय आज अलग अलग वीडियोज़ में डालेंगे। नमस्कार।